हम लोगों का टॉपिक चल रहा था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ तक कर लिया था, एनी आइडिया? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पर थे, राइट हम लोग। मैंने हाँ पढ़ने के लिए भी दिया था इसे। किसी ने पढ़ा या नहीं? सबने होली में उड़ा दिया? कोई नहीं बोलेगा। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे सभी लोग? नहीं, इसने नहीं दी। ये भव्या कौन है? इसके एग्जाम नहीं थे। नहीं सर, एग्जाम है, मैंने पता तुम्हें लगातार है, हमारे भी टाइम है। नहीं मिलेगा आके पढ़ने का, पता है। हमारे भी है, पूछो उससे। मैं मेट्रो स्टेशन भी रह जाऊंगी, तो मुझे 4 घंटे लग जाएंगे। फिर अब सेंटर में ध्यान रखना। अच्छा जी। कहाँ पे? दवाना हमारा नाम सुना तुमने? मेट्रो कौन सी लगता है? लास्ट एंड में खा लिया फिर बहुत सारी हालो है। हो गया कोई एग्जाम? पहुंच गए एग्जाम सेंटर तक? नहीं अभी। सर वो एग्जाम कैंसिल हो गया था ना, अब 11 को जाऊंगी। अच्छा पहला एग्जाम है। हाँ जी बच्चे, एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे थे। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, एप्रोप्रिएशन का मैंने एक मीनिंग बताया था आप लोगों को, जो आप लोगों ने अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है। एक तरीके से बंटवारा, जो फाइनल कंक्लूड होने के बाद एक फिगर आई, उस फिगर को एप्रोप्रिएटली उनके प्लेसेस पर ट्रांसफर करना, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। जब यहां पर आती है बात एप्रोप्रिएशन की, कभी कभी हम लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ऑब्वियसली उनकी पेमेंट भी मल्टीपल होगी। अब मैं चाहूं तो उसको एक साथ भी कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो अलग अलग भी कर सकता हूं। और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं पेमेंट कर रहा हूं बिना बताए कि किसके लिए। मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, उस कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि हाँ जी आ जाओ, ये मेरा बिल्डिंग खड़ा करना है, बताइए कितना पैसे लेंगे। उसने कह दिए 10 लाख रुपए, एक फ्लोर था। मैंने कहा अच्छा, एक इलेक्ट्रीशियन बुला लो, एक प्लम्बर बुला लो, एक वाइट वॉश वाला पर्सन बना लो, मुझे उन सबके पैसे बता दो। उसने सबके पैसे बता दिए। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक ही पर्सन के साथ। अब वही मेरी एक फ्लोर खड़ी कर रहा है, वही इलेक्ट्रीशियन का काम करा रहा है, वही मेरे साथ प्लम्बरिंग का काम करा रहा है, वही वाइट वॉश कराएगा। अगर मान लीजिए हम उसके अंदर कारपेंटर का भी जोड़ दे तो हो गए। तो 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट एक फ्लोर को बनाने में बन गए। सबका अलग अलग अमाउंट तय हो गया। मान लीजिए एक ने बोला 10 लाख, एक ने बोला 5 लाख, एक ने बोला 3 लाख, एक ने बोला 2 लाख, 20 लाख इकट्ठा हो गया। मैंने उसे 20 लाख रुपए देने, या तो मैं उसे ये कह सकता हूं कि आज मुझसे 5 लाख रुपए ले जाओ, किसके लिए? फ्लोर बनाने के लिए। आज मुझसे 1 लाख रुपए ले जाओ, किसके लिए? इलेक्ट्रीशियन के लिए। आज मुझसे 1 लाख रुपए ले जाओ, इसके लिए। या तो ये होगा, वो तो सिंपल है, सिंप्लीफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा मैंने ये पेमेंट किस किस का किया, वहां तो कोई इशू आएगा ही नहीं। जिस पार्ट का पेमेंट बचा है उस पार्ट का पेमेंट मांग लिया जाएगा या सेटल कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम कब आती है कि मैं बिना बताए दे रहा हूं, वो आया सर पैसे, ये ले तो यहाँ साइन कर देता, साइन कर दिया। ये नहीं बताया कि ये 2 लाख किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेमेंट का पार्ट है, इलेक्ट्रीशियन का है, प्लम्बरिंग का है, कारपेंटर का है, वाइट वॉश वाले का है, या किसका है, ये कुछ नहीं बताया। यहां से पेमेंट की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। देखो, इसने कहा है 59 to 61 के अंदर कितने सेक्शंस हो गए? 3 सेक्शन हो गए। 3 सेक्शन में वो हमें क्या समझा रहा है? सबसे पहले देख लो, पहले हेडिंग पढ़ लो क्या कह रहा है। समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेट्स,
वही हो गया, सेवरल डेट्स हो गई। मैं डेटर बन गया हूं किसका? कॉन्ट्रैक्टर का। मुझे पेमेंट करनी है कितनी कितनी तरह की? 4-5 तरह की तो है। टू द सेम क्रेडिटर, एक ही पर्सन है, कॉन्ट्रैक्टर वही है, और मुझे उसको पेमेंट करनी है 5 तरह की, 4 तरह की। एंड मेक्स पेमेंट, अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, विच इज नॉट सफिशियंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेट्स। ऑब्वियसली मैंने कभी कहा जैसे मैं 2 लाख दे रहा हूं, कभी 1 लाख दे रहा हूं, लास्ट में प्रॉब्लम कहां फंस रही है कि कुछ पैसे बचे हुए हैं। किसके बचे ये नहीं पता, किसके बचे हैं ये नहीं पता। इन सच केसेस द पेमेंट इज अप्रोप्रिएटेड, उस केस में उस पेमेंट का अप्रोप्रिएशन करना कंपल्सरी हो जाता है। मैंने 5 लाख दिए बिना बताए, तो बताएगा कि भाई ये पेमेंट इसमें इतनी एडजस्ट कर दी, इसमें इतनी एडजस्ट कर दी, इसमें इतनी एडजस्ट कर दी, अब आपका ये पार्ट बचा है। क्योंकि जो उसने इलेक्ट्रीशियन बुलाया है, इलेक्ट्रीशियन तो उससे पेमेंट मांगेगा। जब इलेक्ट्रीशियन उससे मांगेगा तो वो किससे मांगेगा? हमसे मांगेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ एक बार जरा पढ़ लीजिए, देखो क्या कहता है, जल्दी से जल्दी से। सेक्शन 59, फिर इसकी छोटी सी लिखेंगे ब्रीफिंग। आप देखेंगे तो इसने सबसे पहले आपको एक बड़ी अच्छी बात बोल दी, इंडिकेटेड। इंडिकेटेड से मतलब, आ जाओ जी, ये 3 लाख रुपए पकड़ो, और ये 3 लाख रुपए आपके बिल्डिंग के लिए हैं जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो। इंडिकेटेड, कोई समस्या आएगी? फिर आया, लो जी ये 50,000 रुपए इलेक्ट्रीशियन के, इंडिकेटेड, कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। देखो क्या कह रहा है, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कीप इट इन योर माइंड। कॉन्ट्रैक्टर, उसके साथ कितने तरह के एग्रीमेंट्स हो गए हैं। मेक्स अ पेमेंट टू हिम ईदर विद एक्सप्रेस इंटीमेशन, मैं उसको एक्सप्रेसली बता रहा हूं। एक्सप्रेस क्या होता है? इधर इन रिटन और इधर इन वर्ड्स, है ना। एक्सप्रेस इंटीमेशन और अंडर सर्कमस्टेंसेस implying that payment is to be applied to the discharge of some particular debt। यानी मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, सबसे पहले आपको बात बताना है कि ये एक्सप्रेस इंटीमेशन होना चाहिए, और ये किसका हो रहा है? डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट। द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग। तो डालिए हेडिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, सेक्शन 59, appropriation of payment, section 59। पॉइंट नंबर 1, several debts to one person। ओइंग वर्ड तो आप लिख सकते हो, ओइंग सेवरल डेट्स टू वन पर्सन। ओइंग सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, ओइंग सेवरल डेट्स टू वन पर्सन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, एक्सप्रेस इंटीमेशन। एक्सप्रेस इंटीमेशन, एक्सप्रेस इंटीमेशन। एंड पॉइंट नंबर 3, discharge of particular debt, discharge of particular debt। That's all। ये 3 बातें सेक्शन 59 में ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ठीक है। पैराग्राफ बन जाएगा 3 बातों के साथ कि क्या हुआ कि डेटर इज ओइंग सेवरल डेट्स टुवर्ड्स वन पर्सन। सेवरल डेट्स हैं टुवर्ड्स वन पर्सन। सेकंड बात, व्हेन ही इज मेकिंग पेमेंट he must express the payments belong to which category। थर्ड, वो क्या कह रहा है, जब हमने उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। सिंपल, कहानी खत्म। सेक्शन 59 इतना सही है। आ जाओ जी, पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 60। सेक्शन 60 ऊपर इंडिकेटेड था तो अब नॉट इंडिकेटेड आ गया।
ऊपर तो इंडिकेटेड था, अब नॉट इंडिकेटेड आ गया। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन वो क्या कह रहा है, डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट। पॉइंट नंबर वन लिख दीजिए, पॉइंट नंबर वन, डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट। क्या इंटीमेट करना भूल गया वो, कि मैं ये जो पैसे देने जा रहा हूं ये किसका पार्ट है, ये इसने इंटीमेट नहीं किया। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, क्रेडिटर में अप्लाई इट एट हिज डिस्क्रिशन। जब आप इंडिकेट नहीं कर रहे हो तो क्रेडिटर चाहे तो जिस मर्जी की पेमेंट उसको मान सकता है। क्रेडिटर में अप्लाई इट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन। पॉइंट नंबर फोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। हाँ थ्री, सॉरी, पॉइंट नंबर थ्री स्टार लगा लेना। अप्लाइड टूवर्ड्स लॉफुल डेट एक्चुअली, अप्लाइड टूवर्ड्स लॉफुल डेट एक्चुअली। अब इसमें बताता हूं क्या होता है। आपको याद है हमने एक पीछे पढ़ा था केस कि उसने कहा कि मेरे को पहले एक फ्लोर बना दो और उस फ्लोर के अंदर जुआ घर बना दो। पीछे पिछली क्लास में आप आए नहीं थे, पढ़ा था। तो उसमें क्या कहा था कि जो पार्ट फ्लोर बनाने का है वो तो लीगल है और जुआ घर बनाने का क्या है, इलीगल। तो लीगल पार्ट तो वैलिड हो गया, इलीगल पार्ट इनवैलिड हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं, साइन वाइन हो गए, बनने दो, जब तक पता चलेगा तब देखी जाएगी। लीगल पार्ट की पेमेंट मान लो 20 लाख रुपए थी और इलीगल पार्ट की पेमेंट मान लो 5 लाख रुपए थी। टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 25 लाख। अब मैं बताना भूल गया, 5 लाख रुपए में दे आया। अब किसके पास हो गई डिस्क्रिशनल पावर, किसके पास है, किसको कहां अप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्टर के पास। 5 लाख मिल गए, कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब ने सबसे पहले अपनी इलीगल पेमेंट क्लियर कर ली कि भाई वो पेमेंट जो आपने 5 लाख दी थी ना वो जुआ घर बन गया, मैंने जुआ घर में अप्लाई कर ली। अब ये भाई साहब कोर्ट पहुंच गए। अब जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि जी फ्लोर बनाना प्लस जुआ घर बनाना। कितने का, फ्लोर 20 लाख का, जुआ घर 5 लाख का। तो जज साहब क्या कहेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इलीगल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। तो आपका 5 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, जीरो। अब सेकंड, पेमेंट की आपने कितनी, 5 लाख। तो आप किसके लिए अप्लाई करोगे उसे, इलीगल पार्ट के लिए तो कर ही नहीं सकते, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही इनवैलिड हो गया। तो उसने क्या कहा कि 5 लाख कहां पेमेंट एडजस्ट हो सकती है, ओनली टुवर्ड्स फ्लो। तो उसने यही कहा है, देखो, क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन बट फॉर लॉफुल डेट एक्चुअली। क्या जुआ घर वाली डेट मेरी लॉफुल है, नो, साफ मना कर दिया। ठीक है जी, आगे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, क्रेडिटर कैन नॉट अप्लाई, एक तरीके का ये नोट है, जिस तरह से हमने मना कर दिया कि इलीगल के लिए आप पेमेंट नहीं कर सकते। क्रेडिटर कैन नॉट अप्लाई सच पेमेंट टू द डिस्प्यूटेड डेट। अब एक क्वेश्चन ये आता है, आप कहोगे सर जो डिस्प्यूटेड है, जिसका भी डिसाइड नहीं हुआ कि वो लीगल है या इलीगल है, तो कैसे करें। तो उसका सिंपल एक नोट दो दिए कि भाई डिस्प्यूटेड डेट में आप इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते, जैसे इलीगल भी नहीं कर सकते ऐसे ही डिस्प्यूटेड भी नहीं कर सकते। लिखिए जी, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेक्शन 61। अच्छा, वो उसका इंटरनल पॉइंट था। पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 61,
क्या कह रहा है बताओ। अब पहले तो क्लियर हो गए कि या तो मैं इंडिकेट कर रहा हूं, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। दूसरा, मैं इंडिकेट नहीं कर रहा तो उसकी समस्या का समाधान बता दिया सेक्शन 60 ने। क्या बताया कि इलीगल में नहीं कर सकते, डिस्प्यूटेड में नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते हो। आ जाओ। और वो भी किसके ऊपर छोड़ दिया, क्रेडिटर की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर। थर्ड सिक्स सिक्स हाँ दोनों में से कोई भी हो। हाँ, अब थर्ड में हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी सीधा साधा, हम भी सीधे साधे। हमने तो पेमेंट कर दी और बाद में फाइनल सेटलमेंट के टाइम पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि कैसे करें। थर्ड पॉइंट लिखो, नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, किसी भी पार्टी ने इसको अभी तक अप्रोप्रिएट नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन उन्होंने क्या कहा है, जैसे बेटा आपको मैं बताता हूं, जब मैंने 5 कॉन्ट्रैक्ट की बात की, जिसमें क्या क्या आ रहा है, फ्लोर बनाना है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर एंड वाइट वॉश। वाइट वॉश कब स्टार्ट होगा, जब पूरी फ्लोर तैयार हो जाएगी। अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर मैं कुछ पेमेंट करूंगा तो क्या वो कारपेंटर को दे सकता है, नो। सेम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेसिंग कब स्टार्ट होगी, फ्लोर बनने के बाद। यानी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट, अगर कुछ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर अगर कुछ पेमेंट्स होती हैं तो वो पेमेंट्स किसको बिलोंग करेंगी, ऑब्वियसली फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लिए। प्रॉब्लम तो कब आएगी, जब सारी चीजें इकट्ठे चल रही हैं। अब सारी चीजें इकट्ठे कब हो सकती हैं कि फ्लोर का कुछ काम बचा हुआ है अंदर, उसी के साथ इलेक्ट्रिशियन भी घुस गया, प्लम्बर भी घुस गया, सब कुछ घुस गया। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा सा हो जाता है वाइल फ्लोरिंग, जब फ्लोर बन रही है उस वक्त, सॉरी फ्लोरिंग नहीं कहेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर। क्योंकि जब आपने कभी नोटिस किया हो लैंटर डलता है तो उस वक्त इलेक्ट्रिशियन अपने पाइप्स डालता है, इवन प्लम्बर भी उसी वक्त अपने पाइप्स डालता है, ड्रेनेज वगैरह कहाँ कहाँ से पानी के पॉइंट जाएंगे वो सब बनाता है, उसका काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन व्हाइट वॉश वाला और कारपेंटर वाला तो तब भी एंटर नहीं करता। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या कह रहा है, वेयर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन, किसी भी पार्टी ने कोई अप्रोप्रिएशन नहीं किया, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। वो जो अप्लाई करेंगे पेमेंट्स को कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, अप्लाइड पेमेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है, बीच वाला पॉइंट अभी लास्ट में लिखेंगे, उसको नोट बना के। क्या लिख रहा है, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, वेदर दे आर और आर नॉट बार्ड बाय द लॉ। मतलब क्या था, बाउंड किया हुआ है। बैन किया हुआ है, मना किया हुआ है। इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द लिमिटेशन ऑफ सूट्स। यानी कहीं ना कहीं अभी हम लिमिटेशन ऑफ सूट्स के अंदर उसमें फंसे हुए हैं, तो उसको वो क्या कह रहा है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम उसे साइड कर रहे हैं, पहले हम सिंपल सा पढ़ रहे हैं। पहले हमने सिंपल क्या किया कि इन ऑर्डर ऑफ टाइम हम पेमेंट करेंगे। दूसरा लिखो, if debts are of equal standing, if debts are of equal standing, discharge each proportionately, discharge each proportionately। जैसे आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट या लॉस बांटा करते थे, पार्टनरशिप में प्रॉफिट या लॉस बांटा करते थे, कैसे बांटते थे, कैसे, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम यहां पर भी वो यही कह रहा है, या तो टाइम के अकॉर्डिंग करो, अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो क्या करना है, प्रोपोर्शनेटली। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, वो तो एग्जांपल दिया है। प्रोपोर्शनेटली, कौन सा प्रोपोर्शनेटली, पेमेंट आउटस्टैंडिंग की प्रोपोर्शन जो होगी। मुझे 20 लाख लेने हैं, तुम्हें 10 लाख लेने हैं, 5 लाख लेने हैं,
वो रेशो बन जाएगा 20, 10, 5, 3, 2 जो भी रेशो बनता है, लेकिन वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टाइप का जाएगा। कैपिटल रेशो निकालते थे ना हम, वही सेम बिल्कुल प्रोसेस हो गया। नीचे इसमें नोट लिख लीजिए, लिमिटेशन ऑफ सूट्स ऑब्लिक any other laws affecting the payment डॉट डॉट डालकर लिखना विल अप्लाइड। जो लिमिटेशन ऑफ सूट्स है वो अप्लाइड हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ सूट्स का हम पहले एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा क्या था। अगर 3 साल तक पेमेंट नहीं मांगी गई तो क्या वो पेमेंट मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। तो लिमिटेशन ऑफ सूट्स वो कहना चाह रहा है। यहां पर 3 साल तक कोई बात ही नहीं हुई, भूल जाओ, लिमिटेशन ऑफ सूट्स विल अप्लाइड। अदर लॉ में क्या हो गया कि मान लीजिए आप किसी ऐसे लॉ में फंस गए जहां पर पॉल्यूशन के अंदर हम फंस गए। मान लो मेट्रो का काम चल रहा था, कुछ पेड़ काटने थे, तो उसमें कौन बीच में आ गया? एनजीटी बीच में आ गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उन्होंने कहा नो, ये पेड़ नहीं हटेंगे यहां से, आप मेट्रो का रूट चेंज करो। तो ये वो कहना चाह रहा है। तो लॉ ऑफ सूट्स, अगर मान लीजिए हमारा लिमिटेशन ऑफ सूट्स फंस रहा है तो, या फिर किसी दूसरे लॉ की वजह से हम कहीं पर इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये है सिंपल सा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। आ जाओ जी नेक्स्ट, जल्दी से हेडिंग डालें। अब हेडिंग क्या आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज एग्रीड हो गई, अब इस परफॉर्मेंस को हमें नहीं करना, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करना। जग जाओ, पानी पी लो। थक गए? होली खेलिए, पढ़कर आए हो, या एग्जाम चल रहे हैं? एग्जाम चल रहे हैं, चलो फिर ठीक है। सुबह सुबह तो फ्रेश होकर रहा है करो एकदम से। सुबह तो सोए हैं। अच्छा, सुबह सोए हैं, नहीं वो समझ रहा हूँ मैं, एग्जाम्स की वजह से होता है, लेकिन मेरी भी तो सोचो। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है देखो इसमें, 62 से लेकर 67 तक कितने सेक्शन हो गए? 6 सेक्शन हो गए। 62 से लेकर 67 बोथ इंक्लूडिंग है ना, वो आप पढ़ते थे उसमें, एनीवन एक्सक्लूडिंग, इसमें बोथ इंक्लूडेड है। तो क्या कह रहा है? हेडिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। मीनिंग क्या है बताओ, आप ही बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, थोड़े से चार्ज हो जाओगे। नीड्स नॉट टू बी परफॉर्म, वैसे अपना लेमन स्टाइल में उसको छोड़ो। नीड नॉट बी परफॉर्म, कब ऐसा लगेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं है? बताओ, कब ऐसा लगेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं है? उसने लिख भी दिया है, when both the with the consent of both the parties। इसका मतलब दोनों पार्टीज एग्रीड है, इसका मतलब दोनों पार्टीज एग्रीड है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना, आप लोगों के बीच में एक कॉमन एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, कार बेचने का। मैंने अपनी कार आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया 2 लाख रुपए में बेचने का। आप मेरे पास आए कि सर मुझे ना ये कार पसंद नहीं आ रही, प्लीज डोंट माइंड, मैं ये नहीं खरीद पाऊंगी या खरीद पाऊंगा। मैंने कहा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, खत्म कर देते हैं, एग्रीमेंट फाड़ देते हैं, आप भी मुक्त मैं भी मुक्त। क्या हम दोनों पर एक दूसरे पर क्लेम कर पाएंगे? नो, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। आप आई, सर एक समस्या है,
आई आए मतलब समस्या है क्या? आई हैव ओनली 1,80,000। एग्रीमेंट कितने का था? 2 लाख का। आपने मुझे 180 कहा, मैंने कहा ऐसा करो चलो बेटा, ना आपकी ना मेरी 190 में डन फाइनल करते हैं। आप भी एग्रीड हो गए। कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला क्या हुआ? खत्म। नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया 190 का। रिनोवेशन हो गया एक तरीके से। देखो क्या कह रहा है, अंडर दिस हेडिंग वी शैल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ नोवेशन। क्या होता है नोवेशन? न्यू, नया बनाने। क्या नया बन गया? कॉन्ट्रैक्ट नया बन गया, अभी बना ना 190 का। रिसेशन, रिसाइंड, आपने कहा नहीं खरीदनी, मैं को ओके, केयर इट ऑफ, खत्म। नो एजल्स, खत्म हो गया। ऑल्ट्रेशन, आप आएंगे सर, जो उसके अंदर आपके जो स्टीरियो लगा है ना वो पसंद नहीं है कार में, मैं अपना अलग लगवाऊंगी, उसके आप हटा दो और 5,000 काट दो। ऑल्ट्रेशन। हालांकि नोवेशन और ऑल्ट्रेशन थोड़े एक जैसे से लगते हैं, लेकिन फर्क क्या है? नोवेशन में आपने कोई एडिशनल कंडीशन नहीं जोड़ी थी, आपने सिर्फ क्या कहा कि मुझे 190 ही सूट कर रहा है। ऑल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? कुछ एडिशन या कुछ डिलीशन, ये ऑल्ट्रेशन कहलाता है ना। फ्लोर बन रही है, मैंने कहा था भाई ये रूम का साइज होगा 10x12 का, घर में बैठ के डिस्कस कर रहे थे यार 10x12 तो बड़ा छोटा हो जाएगा, मैं उसको कहा इधर आया 12x12 का बना दे। उसने कहा ठीक है जी, आप थोड़ा काम बढ़ा रहे हो मेरा, 5,000 रुपये बढ़ा देना। ऑल्ट्रेशन, लेबर तो ऐसी करती, काम बढ़ेगा, आपसे कहोगे साइज छोटा कर दे, काम बढ़ा रहे हो सब मेरा। पहले कुछ और करना था, इधर से ही करूंगा तो वहां हो जाएगा, वो आपके हिसाब से काम बढ़ रही है ऑल्ट्रेशन। पैसे कम होते हैं अलग इशू है, तो इससे कहते हैं ऑल्ट्रेशन। अब आप इससे समझ जाएंगे क्या कह रहा है, पहले सारा समझ लेते हैं, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है सेक्शन 62 में? क्या कह रहा है? नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्ट्रेशन, तीनों चीजें बता रहे हैं। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, मैंने कहानी समझाई थी आपको, इसका पहले एग्जाम्पल पढ़ लो, एग्जाम्पल नंबर 34 एक बार पढ़ लो, जो मैंने आपको बताया। मैं आप नोवेशन कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट को नया बना रहा हूं, पिछला कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बताओ क्या हुआ? इसने पार्टी चेंज कर दी एक तरीके से, यहाँ पर तो हो तो नहीं आई गया, जो मैंने कहा था वो भी नहीं आई है, उसको भी आप ऐसे मत सोचना। ये नॉर्मली आपको ये भी पता होगा कि इसमें एक पार्टी अगर जा रही है और जो दूसरी एंटर कर रही है, उनके बीच में भी कंसेंट होनी चाहिए, नहीं तो बाद में पता चला कि ना इधर से मिले ना उधर मिला। तो ये नॉर्मली कैसे इस एग्जाम्पल को ऐसे मान सकते हैं कि मेरा साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कहा कि हाँ जी नाउ माय सन विल डू इट, उस पार्टी को बुलाया, उसने कहा जी एग्री, तो हाँ जी अब नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पुराना वाला खत्म, मेरे साथ खत्म, अब मेरे सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब ऊपर का पढ़ लेते हैं। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड, ऑब्वियसली वही हो रहा है, तो जरा हेडिंग डालें सेक्शन 62, इफेक्ट ऑफ नोवेशन। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, तो इसमें आप लिख दीजिए पहला पॉइंट, सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द ओल्ड वन। सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द ओल्ड वन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज नीड नॉट बी परफॉर्म्ड,
ये सब पॉइंट नंबर 2 है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज एंड नीड नॉट बी परफॉर्म। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ईदर बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। ये भी मैंने बताया था, मेरे साथ भी हो सकता था। जो मैंने एग्जांपल मेरे साथ ही लिया था, इन्होंने एग्जांपल किसके साथ लिया? पार्टीज चेंज हो गई, इसमें पार्टीज चेंज हो गई। एंड लास्ट पॉइंट, ओनली बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियसली मेरा बेटा तो मान जाएगा मेरी बात। अगर मान लीजिए मेरे बेटे की जगह मेरा कोई दोस्त इस चीज को टेक ओवर कर रहा है तो वो मानेगा क्या? म्यूचुअली मानेगा तभी तो बात हो पाएगी, नहीं तो कौन लेता है? नहीं तो कौन लेता है ये चीजें? वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू माई हाउस, कहता है कि यार ये जरा साइन कर दे, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कहा क्या है भाई 2 डॉक्यूमेंट्स? मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने बताया तुझे पता है क्या है इसमें? कह रहा नहीं कुछ नहीं है, मेरा सीए कह रहा था बस यहाँ साइन करा लियो अपने दोस्त के, काम खत्म। मैंने कहा भैया आप मुझे इसके अंदर श्योरिटी बना रहे हो। क्या होता है श्योरिटी? हाँ, कि अब वो लोन नहीं उतारेगा तो मैं उतारूंगा। मैं कहा माफ कर भाई, तुम तो बिजनेसमैन हो, हम तो प्रोफेशनल हैं। तुम खेलते हो करोड़ों में, अगर तुमने हल्का सा भी ऊंच नीच किया हम तो बिक जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं साइन करूंगा तो मैं एंटर हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा बकायदा। और अब मैं खुद एक केस लड़ रहा हूं जिसके अंदर मुथूट फाइनेंस एक पार्टी ने लोन लिया और अपने दोस्त के सिग्नेचर करा दिए, अब मुथूट फाइनेंस ने दोनों को पार्टी बना दी है। आ जाओ जी दोनों कोर्ट में, क्योंकि श्योरिटी भी इक्वली लायबल है। बी पार्टी को इफेक्ट ऑफ रिसेशन, वो तो नोवेशन हो गया। अब रिसेशन में क्या होगा? रिसेशन क्या है? रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ये ना वजह क्या? इसमें क्या हो रहा है? सिंपल देखो ध्यान से, पहले सीधा मोटी मोटी बात बताता हूं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड। क्या हुआ? पक्का लेकिन ज्यादा तेज चल रहा है। नॉनवेज खाती हो? प्योर वेजिटेरियन हो तब भी इतनी गर्मी लगती है? अरे बाप रे। मैंने अक्सर ये देखा है नॉर्मली। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है इसके अंदर? सबसे पहली बात तो जो मोटी मोटी बात है कि जब रिसाइंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म नहीं, वॉइड नहीं हो जाएगा। रिसाइंड वॉइड अलग चीज होगी। वॉइड हो गया ड्यू टू जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है उसकी मिसिंग होने से। वॉइड नहीं, यहाँ पर हम कह रहे हैं रिसाइंड कर रहे हैं। मैं आपके पास, आप मेरे पास आए कि सर मैं कार नहीं खरीदना चाहती, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है बेटा, कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट कैंसिल। दोनों ने एग्रीमेंट फाड़ दिए या दोनों ने उस पर लिख दिया कि विद म्यूचुअल कंसेंट दिस एग्रीमेंट इज नो मोर सब्सिस्ट, दोनों के साइन हो गए, कहानी खत्म हो गई। क्या मैं उसके बेस पर केस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये कब हो रहा है? जब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड, इसका मतलब एवरीथिंग इज फिनिश। तो इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नीड नॉट बी परफॉर्म। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हुआ अब उसकी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, नीड नॉट बी परफॉर्म। एंड थर्ड पॉइंट, मे बी सो ऑल्टर्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये भी ध्यान रखना है कि ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ
ही हुआ होगा। एक नोट लिख लो, नोट नीचे, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 1 लिखना सिंपल, नोवेशन मीन्स न्यू वन, नोवेशन मीन्स न्यू वन। ठीक है, और उसी के आगे कॉमा डाल के लिखिए, ऑल्ट्रेशन मीन्स ऑल्टर्ड द टर्म्स। ऑल्ट्रेशन मीन्स, जो मैं बोल रहा हूं इसमें एज इट इज नहीं है, ऑल्ट्रेशन मीन्स ऑल्टर्ड द टर्म्स, altered the terms of the contract, altered the terms of the contract by mutual agreement। ठीक है, सेकेंड, इसी का सेकेंड एग्जाम्पल, मतलब जैसे डिफरेंस बिटवीन का सेकेंड पॉइंट, इनोवेशन पार्टीज में चेंज, नोवेशन में पार्टीज चेंज हो सकती हैं, बट इन ऑल्ट्रेशन पार्टीज रिमेन द सेम। ठीक है, पार्टीज रिमेन द सेम। थर्ड, अभी इसी का चल रहा है, थर्ड डिफरेंस ही चल रहा है, इनोवेशन a substitution of new contract, but in alteration not essential to substitute a new contract। उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, वहीं पर एक कंडीशन ऐड करके दोनों पार्टी साइन कर सकती हैं। ठीक है जी, समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, एक कंडीशन और ऐड करनी है, हमने एक कंडीशन ऐड की और दोनों पार्टीज ने साइन कर दी, वो भी इक्वली वैलिड हो जाता है। गॉट इट? आ जाओ जी, ये तो हमारा डिफरेंस बिटवीन था, उसके अंदर आ जाओ सेक्शन 63 पॉइंट नंबर 3। क्या कह रहा है सेक्शन 63? बताएं जरा एक बार। प्रोमिसी कौन होता है? जब प्रोमिसर अपना प्रॉमिस पूरा करने जा रहा है जिस पार्टी के लिए, वो होती है प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन है? जो अपना प्रॉमिस पूरा करने जा रहा है। प्रोमिसी कौन है? जिसको करने जा रहा है। अगर मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको कार आपके घर तक डिलीवर कर रहा हूं, तो नाउ आई एम प्रोमिसर, आप प्रोमिसी। मैंने कंप्लीट कर दिया, अब आपको मेरे को 2 लाख रुपए देने हैं, तो यू आर प्रोमिसर नाउ, आई एम प्रोमिसी। जो अपना प्रॉमिस पूरा करने जा रहा है वो प्रोमिसर है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए प्रोमिसर और प्रोमिसी वर्ड यूज करते हैं, इसलिए वहां पर सेलर बायर यूज नहीं करते। प्रोमिसर का मतलब क्या हुआ कि प्रोमिसर चेंज हो सकता है इधर से उधर, बट सेलर तो मैं ही रहूंगा, बायर आप ही रहेंगे। प्रोमिसर, जब मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, तो जैसे अब आपकी बारी आएगी, नाउ यू बिकम द प्रोमिसर। गेटिंग अ पॉइंट? तो प्रोमिसर एक अपने आप में वाइड कॉन्सेप्ट है। तो प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, मे वेव, प्रोमिसी मे वेव,
प्रॉमिस ही चाह रहा है कि हाँ भाई मैंने मान लिया कि आपकी तरफ से काम खत्म हो गया। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। अपने आप समझ जाएंगे जो मैंने कहा ना, आप समझ गए ना, प्रॉमिस और प्रॉमिसी। आपने मुझे 2 लाख रुपए देने, मैं कार अपनी दे आया, आपने मुझे 2 लाख रुपए देने, आप आए कि सर मेरे पास तो 1,90,000 नहीं। मैं कहा दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मैंने आपको कितने रुपए से डिस्चार्ज कर दिया? 190 में डिस्चार्ज कर दिया, जबकि देने कितने थे आपने मुझे? 2 लाख। दिस इज माई कॉल। प्रोमिसी चाहे तो डिस्चार्ज कर सकता है प्रोमिसर को, ये कहना चाह रहा है। कम में या पूरे में मेरी हेडेक है। एक बच्चा है कि सर प्लीज देख लो, मेरे को बहुत जरूरत है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। ले जा, चलो कार दे दी। मैंने पूरा उसको मना कर दिया, नहीं ले रहा मैं चाहूं तो प्रोमिसी चाहे तो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। तो क्या कह रहा है? द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज, सॉरी ऊपर, एवरी प्रॉमिस में डिस्पेंस विद और रेमिट होली और इन पार्ट। देखो होली और इन पार्ट मैंने दोनों एग्जांपल दिए। मैं 2 लाख भी छोड़ रहा हूं और 190 में 10,000 भी छोड़े थे मैंने। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम। आप कह रहे हो कि सर मैं 2 महीने बाद पैसे दे पाऊंगा या पाऊंगी, तो मैंने टाइम एक्सटेंड कर दिया, वो भी मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। फॉर सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इफ एनी सेटिस्फेक्शन विच आई थिंक फिट्स फॉर मी। जैसे 190 में मैं कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा कह रहा 1.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कह रहा नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है, एक कह रहा सर टाइम बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर हाल में एवरीथिंग इज ऑन मी नाउ। प्रॉमिस ही चाहे तो कुछ भी कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए वो कह रहा है कि ये बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, और वो तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही पढ़ा है, पार्टी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कंसिडरेशन को भी तो हमने देखा है। क्या कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है? नीड नॉट पढ़ा हमने, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। भूल गए? याद है ना? तो बस उसके साथ ही तो आ गया पॉइंट। तो लिखें जरा इसके बारे में। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इनको ना पॉइंट नंबर वाइज लिखना, जल्दी याद हो जाएगा। पहला लिखना होली और इन पार्ट, जिससे आपको याद रहेगा, लिखने में इजी हो जाता है। होली और इन पार्ट may extend the time, second point, may extend the time और लास्ट थोड़ा सा बड़ा है, may accept instead of it, may it any satisfaction which he thinks fit। 3 तरह की चीजें आ। पहला होली और इन पार्ट, दूसरा मे एक्सटेंड द टाइम, और तीसरा वॉट एवर सूट्स मी। प्रोमिस ही कह रहा है वॉट एवर सूट्स मी। तीनों कंडीशन में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, डॉट डॉट डाल कर लिख देना, इन एनी ऑफ द अबव कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज। कौन सा सेक्शन था ये? 63, ध्यान रखना है। आ जाओ जी, नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 64। जल्दी जल्दी नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 64। आ जाओ जी, इतना लेट क्या हो गया? सर क्लास थोड़ा सा क्लास रूम वैसा हो रखा है। ये खिसका दो, चेयर पीछे कर दो। हाँ, दिस इज बेटर। एक चेयर और रख लो, गद्दी है तो उसके ऊपर रख लो। ध्यान से। ठीक है। सेक्शन 64 क्या कह रहा है, जरा इसकी हेडिंग पढ़ें। क्या कह रहा है सेक्शन 64?
रिस्टोरेशन क्या होता है? रिस्टोरेशन जो जैसी सिचुएशन है उसको वापस वैसी बना दो, रिस्टोर कर दो। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिस्टोरेशन क्या होता है बेटा? मान लीजिए मैंने गन पॉइंट पर आपसे 2 लाख रुपए ले लिए। ये कार पकड़ो, कार थी 50,000 की, मैंने कहा कार है 2 लाख रुपए की, कोई मतलब नहीं कि इससे कम लूंगा, और आपने ज्यादा चूचपड़ करी तो गोली मार दूंगा। आपने ले ली। अब रिस्टोरेशन क्या होता है? अगर रिस्टोरेशन का ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट की तरफ से, तो आपके 2 लाख आपके पास पहुंच जाएंगे और मेरी कार मेरे पास पहुंच जाएगी। रिस्टोरेशन कहते हैं कि जब हम उस सिचुएशन में थे जहां पर पहले थे, उसको वापस वैसी बना दो। टाइम तो नहीं जा सकता पीछे, लेकिन सिचुएशंस को तो वैसे बना सकते हैं कि आपके पास कितने थे जी? 2 लाख रुपए। किसको किसको दे दिए? योगेश सर को। योगेश सर को कहा जाएगा वापस करो 2 लाख। आपकी सिचुएशन क्या हो गई कि आपके 2 लाख आपकी पॉकेट में आ गए। अब मैं कहूंगा जी मेरा रिस्टोरेशन, आपका क्या था जी? कार मेरी इनके पास है, आपको क्या कहा जाएगा? कार की चाबी, कार वापस करो। जैसी कार मेरे पास आ गई तो वो क्या हो गया? रिस्टोरेशन। इसे क्या कहते हैं? रिस्टोरेशन। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। सेक्शन 64 है। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बोला है। क्या था वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? जो मैंने भी बोला, फ्री कंसेंट मिसिंग थी, वाइडेबल था ना उसमें। मिस्टेक के अंदर ही तो वाइड था, अदरवाइज तो वाइडेबल है। थोड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। पढ़ाइयाँ नहीं चल रही, चलो कोई नहीं, भी कॉलेज के एग्जाम चल रहा है क्या नहीं, मतलब लास्ट टू लास्ट कब हम फ्री हो जाएंगे इस कॉलेज के इस एग्जाम के वो से? मैक्सिमम बच्चों के मंडे को खत्म हो जाएंगे और 2 है बर्थडे और तो 4 है तो 4 कैंसिल। इनका एक कैंसिल भी तो हो गया। 2 कैंसिल हुआ है ना, तो 2 कैंसिल हो गए? एंड ऑफ मार्च में क्या हो गया? लीक हो गए? तो तब क्यों कैंसिल करें? सर इन्होंने पता क्या करा, जो मॉर्निंग वाले बच्चे थे ना उनका पेपर स्टार्ट हो चुका था और 2 घंटे हो गए थे, उनका बीच में ले लिया 11 बजे। वापस ले लिया हाँ। कि कैंसिल हो गया? हाँ। वो बच्चे बोलते पेपर इजी आया था तो बड़ा अच्छा लगा। आप सारे सीधे हो ना, केस करो उनके ऊपर। सर हम ये सोचते हैं कि आज तक किसी ये तो गलत बात है, गलती किसी की और भुगत आप लोग रहे हो। उन्होंने तो एक छोटा सा नोटिस लिख दिया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कितना इनकन्वीनियंस होता है ये पूछो उनसे। आप भी करके देखो वो इनकन्वीनियंस एक बार। ये करते हैं बेटा, हमारे साथ भी हो रखा है। डीयू की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, जो हम बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, मैथ्स का पेपर। वी आर टॉपर, 12th में सभी टॉपर होते हैं। मतलब हम हंसराज कॉलेज में पहुंचे तो ऑब्वियसली सारे टॉपर्स ही पहुंचे थे, सारे स्कूलों के छठ के टॉपर्स ही आए हुए थे, इतना प्योर कंपटीशन था। मैथ्स का एग्जाम, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर मैथ्स का एग्जाम, पहले हमारे यहाँ पूरा ईयरली एग्जाम होता था। सारे बड़े कॉन्फिडेंस से, अरे मैथ्स तो सबको आती। उसके अंदर सब होता था, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इंटीग्रेशन एंड सब कुछ। अब क्या आएगा? मैट्रिसेस सबको ऐसे टिप्स पर होती थी, ट्यूशन पढ़ाते थे हम लोग तो उन दिनों। अब क्या हुआ कि आया पेपर हाथ में, सारे बड़े कॉन्फिडेंट और सारे ना बड़े इगोइस्टिक होते थे हमारे यहाँ क्लास में। उससे नहीं बताना, उससे नहीं पूछना, मतलब पूछना भी नहीं है, मतलब ऐसी एरोगेंसी नहीं, पूछना भी नहीं है, मैं फिर वो कहलाऊंगा नालायक। अब मेरे पास, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन पेपर आया, पहला क्वेश्चन करना शुरू किया, सॉल्व ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, देखेंगे नहीं, किसी को शो नहीं करना कि नहीं हो रहा। दूसरा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। तीसरा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। चौथा, सॉल्व ही नहीं हो रहा। ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया। 2 घंटे का पेपर होता था। अब 1 घंटे में सारे क्वेश्चन ट्राई कर डाले, लेकिन कोई क्वेश्चन ये नहीं पता चल रहा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब 1 घंटे में जब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे ही तोते उड़ रहे हैं,
लेकिन उड़ तो सबके ही रहे थे। अब फिर 1 घंटे बाद सबकी एरोगेंसी जमीन पर ले आया दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अच्छा, बड़े एरोगेंट बन रहे थे, इंटेलिजेंट हो हंसराज कॉलेज के। अब देखो सबके इंटेलिजेंसी खत्म हो गई, उस मैथ्स के पेपर ने सबको दोस्त बना दिया। पूरी क्लास। अब टीचर आया। अब क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है कि ऑल आर टॉपर्स। क्या हुआ, अब सारे पेन रखकर बैठ गए, क्योंकि 1 घंटे में सबने ट्राई कर लिए थे। कोई क्वेश्चन किसी का भी सॉल्व नहीं हो रहा था, मैं ही नहीं। मतलब पहले तो ये लग रहा था कि मैं ही नालायक हो गया क्या, पता चला कि भाई सारे नालायक हो गए। आज तो डीयू ने सबके कपड़े फाड़ डाले और जमीन पर ला कर रख दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता। सब ऐसे सोच रहे थे। आंसर्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं आप। अब सुनो तो सही, 1 घंटा ऐसे वो डिस्कशन में, अगला 1 घंटा भी बीत गया। क्या कर लोगे, कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ट्राई कर चुके। सारे क्वेश्चन ट्राई कर चुके। कैसे जमीन पर लाया डीयू हमें, हम अपनी बता रहे हैं। हम सोचते थे हम मैथ्स में बड़े अच्छे हैं। अगले दिन अखबार में छपा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मैथमेटिक्स ऑनर्स का फला फला यूनिट का पेपर बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो तो चलो ठीक है, अब हम सारे चक्कर खा गए। अबे हम सोचते थे हम मैथ्स में बॉन्ड हैं, तो भाई मैथ्स ऑनर्स क्या है। आप सोचो, जब हम अपने आप को मैथ्स में बॉन्ड मान रहे हैं, तो इसका मतलब मैथ्स ऑनर्स का हम एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। बीकॉम ऑनर्स के टॉपर्स, सॉरी मतलब 12th के टॉपर्स मैथ्स ऑनर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, नॉट अ सिंगल वन। आया फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैंसिल्ड, विल बी हेल्ड अगेन। हम भी टंग गए थे। अब वो हेल्ड अगेन कब होगा पता है, जब पूरी यूनिवर्सिटी के पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक डेट अनाउंस होगी। सब मजे मार रहे होते हैं और हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। उस वक्त बड़ा बुरा लग रहा होता है कि भाई सबके पेपर खत्म हो गए, हम पढ़ रहे हैं, और एक पेपर के चक्कर में जब ये पेपर कैंसिल होता है, मेरे को दुख इस बात का, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ कि दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई वो लेबर ना, दोबारा में वो लेबर नहीं बन पाती। फर्स्ट इंस्टेंस में जो बनता है ना एक मोमेंटो, वो सेकंड में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। या तो बच्चा फेल हो जाए, जैसे हमारे सीए में होता है कि बच्चे फेल हो गए। जो बच्चा फेल होने के बाद दोबारा करता है, उसका मोमेंटो नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे क्लियर करना है। एक पेपर जो कैंसिल हो गया और उसके लिए दोबारा पढ़ना, तो वो मोमेंटो नहीं बन पाता। ये कोई समझता नहीं है, पर ये बड़ा इसीलिए कह देते हैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इसने भेजा था मुझे वो छोटा सा नोट, इनका बताओ भाई। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं मेरे जैसे, तो जिनको विश्वास ही नहीं होता, हम तब भी सेंटर में पहुंच जाते हैं। हाँ सर, बहुत पहुंच गए थे वहाँ, जो जिनके पेरेंट्स के साथ गए थे खैर, मैं कह रहा हूँ भैया, मैं ऐसा ही हूँ। मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे आप तो बता दोगे ना, मैं तब भी मानूंगा ही नहीं आपकी बात। मैं सेंटर पे ही जाके विश्वास करूंगा कि भैया, ऑफिशियल साइट से नोटिस नहीं आता, हाँ, तब तक कोई नहीं विश्वास करना भी नहीं चाहिए। आजकल इतना कुछ फेक चल रहा है, कितना फेक चल रहा है बताओ। आप एसबीआई का उस दिन गीत गा रहे थे, अगले दिन क्या हुआ, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आपका एसबीआई में पैन कार्ड अपडेट करा दो, और एक लिंक दे रखा है। एक भाई साहब हैं करप्ट, वो मैसेज छोड़ते रहते हैं पर्सनल उससे, और उसमें पता नहीं क्या सिस्टम है कि जैसे आप उससे लिंक करेंगे आपका अकाउंट खाली। पता नहीं क्या सिस्टम है ये। मैं तो आज तक ये समझ नहीं पाया कि जब ये लोग ऐसे कर लेते हैं, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो लोग क्यों नहीं कर पाती। भैया आप ऐसे कैसे लिंक बन रहा है, उसका कुछ तोड़ निकालो। और अगले दिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैंने कटिंग अब तक रखी हुई है उसकी स्क्रीनशॉट। वो कह रहा है कि भाई 8 लाख रुपए निकल गए अकाउंट से। ठंडा हो गया ना, थोड़ी देर कर देते हैं बंद को। सर रेगुलेटर लगवा दें। हाँ बोलूंगा सर। हाँ, ये अगर एक पर चलता है ना स्लो स्लो, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक कह रहे हो, आई टॉक टू सर, क्योंकि ये 1 महीना तो दुखी करेगा हमें। मार्च और अप्रैल का थोड़ा सा टाइम। हम जब सीए करते थे तो यही होता था ना, मेरा जो टॉप फ्लोर था, मेरे को जो रूम मिला हुआ था टॉप फ्लोर पे, मार्च आराम से पढ़ाई होती थी,
अप्रैल भी निकाल देते थे थोड़ा थोड़ा, एक हफ्ता निकल गया, और अप्रैल के बाद जो बुरा हाल होता था, मतलब होता ना ऐसे टाइम पर कूलर को सेट करना, हमारे टाइम पे तो कूलर ही हुआ करते थे, ये एसी का प्रचलन तो अब स्टार्ट हो गया है। कूलर को सफाई करना, अंदर उसके वो चेंज करना, और फिर उसे अगर है तो वाइट पेंट भी करना, और उसके बाद कूलर को रूम में सेट करना, हमारे अपने आप में एक टास्क हुआ करता था, हर्डल। और इतना मतलब ऐसे टाइम पर क्या होता है कि वो 2 घंटे वेस्ट करना भी ऐसे लगता है कि बेफिजुल में करना पड़ रहा है। 3 दिन में साफ भी लगा, हम्म। 2-3 दिन में साफ भी लगा। हाँ वही तो। चलो कोई नहीं, आजकल तो बच्चे एसी में बैठते हैं। हाँ जी बेटा, तो इसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखा है, कुछ लिखवाया मैंने रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट के बारे में। नहीं सर। देखो, मैं डिटेल ज्यादा नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट ही लिखने हैं। बात को देखो कैसे समझा रहा है, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, याद है? अगर एक पार्टी के पास ये ऑप्शन आ गया कि वो चाहे तो उसे वैलिड रखे और चाहे तो उसे वॉइड कर दे, तो उससे जब बीच की सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। वो क्या है, यही से शुरुआत कर रहा है ना, पर्सन टू हुज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसाइन्स इट। जिसके पास ऑप्शन था वॉइडेबल का, उसने उसको वॉइड डिक्लेयर करा दिया और रिसाइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। तो उसमें क्या कह रहा है, अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म एनी प्रॉमिस देयर इन कंटेन्ड in which he is the promiser. The party residing avoidable contract shall, if he has received any benefit, अगर पार्टी ने उसमें कोई बेनिफिट गेन कर लिया है अंडर देयर फ्रॉम अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट रीस्टोर सच बेनिफिट। यानी आज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और मैंने उसको रिसाइन कर दिया और मैंने कुछ बेनिफिट भी ले लिया। मैंने गन पॉइंट पर आपसे कहा कि लाओ 2 लाख रुपए और मेरी कार खरीदो, आपके ऑप्शन पर वॉइडेबल है। आप चले गए कोर्ट के पास, कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने कहा हाँ दिस इज रॉन्ग, दिस प्योरली अनफेयर, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। वॉइडेबल से वॉइड हुआ है, वॉइडेबल से वॉइड हुआ है, तो अब उसमें ऑर्डर आएगा रीस्टोर द बेनिफिट्स। आपके 2 लाख आपको वापस जाएंगे और मेरी कार मेरे तक वापस आएगी। ये नहीं है कि आपके 2 लाख ही आपको मिलेंगे, कार भी आप रख लोगे, ऐसा नहीं है। रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। तो इसमें लिखे फर्स्ट पॉइंट लिखे, क्या अभी कुछ लिखा है? नहीं लिखा ना, तो इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट being resigned the parties gain any benefits from such contract डॉट डॉट डालकर लिखना, those benefits should be restored, that's all। देखो ये एग्जाम्पल पढ़ो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, टेक्निकल एग्जाम्पल है, ये पता होना चाहिए। ऑल्दो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अब आप थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं। क्या हुआ इसमें, एन इंश्योरेंस कंपनी में रिजाइंड अ पॉलिसी ऑन द ग्राउंड दैट मैटेरियल फैक्ट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। बहुत सारी पॉलिसीज है बेटे। एक टाइम पर ऐसी पॉलिसीज भी होती थी कि अगर किसी को कोई सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर बीमारी है, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, और उसने वो मेंशन नहीं किया, हाइड कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या राइट्स पहुंच गए, वो तो उससे कह सकते हैं ना कि वॉइडेबल है, हम तो इसको वॉइड बना रहे हैं। किसके ऑप्शन पर आ गया, इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन पर आ गया। फिर क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है,
When it does so, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको खत्म कर दिया, रिजाइन कर दिया, द प्रीमियम कलेक्टेड बाय इट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी reduced by the amount of expense incurred by it in this connection must repaid to the policy holder. कौन रिसाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस कंपनी। और मैंने क्या पे कर दिया था? प्रीमियम। तो मेरा प्रीमियम का अमाउंट मुझे वापस होगा। उसमें से हाँ, वो राइट रखते हैं उस एक्सपेंस को डिडक्ट करने का जो उन्होंने उस पॉलिसी के ऊपर अब तक मेरे कर दिए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि वो तो अब कौन एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ होता है कि प्रीमियम विल नॉट बी रिफंडेड अगर आपने ऐसे इस तरीके से हाइड किया है, क्योंकि उनका खर्चा होता है। फर्स्ट पॉलिसी सेकंड पॉलिसी के अमाउंट में बहुत खर्चा होता है इंश्योरेंस कंपनी का। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कहती है कि हम आपको बेनिफिट्स कब दे पाएंगे? जब इतना मिनिमम प्रीमियम आ जाए। ठीक है जी, तो इसमें तो कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, सेक्शन 65। अभी तक तो वॉइडेबल की बात कर रहे थे, अब वो कह रहा वॉइड। उसमें क्या होगा? लिखो जरा। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स who received advantage under void agreement. Obligation of persons who received advantage under void agreement. क्या था void agreement? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, दिल्ली में कुछ एक जगहों पर कुछ काम नहीं हो सकते, मैंने तब भी एग्रीमेंट कर लिया कि कुछ नहीं होता, आ जाओ आप। जैसे उसने स्टार्ट किया, दिल्ली पुलिस ने बैन कर दिया कि आप नहीं कर सकते थे काम, तो क्यों कर रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा? वही सेम। देखो क्या है, बाउंड टू रीस्टोर। बाउंड टू रीस्टोर, मुझे वापस करने पड़ जाएंगे पैसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ऑलरेडी वॉइड था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं कुछ बेनिफिट्स ले ही नहीं सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वॉइड है, ले सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं। तो लिखो, देखो क्या कह रहा है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under, देखो क्या कह रहा है, any person who has received any advantage under this such agreement, the contract is bound to restore or to make compensation for it to the person from whom received. Simple। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, any benefits by any person, any benefits by any person डॉट डॉट डालकर लिखो मस्ट बी रीस्टोर। सेकेंड पॉइंट, और मेक अ कॉम्पनसेशन। या तो रिस्टोर करो या फिर उसे क्या करो, कॉम्पनसेट करो। कई बार रिस्टोर नहीं कर सकते। रिस्टोर कैसे? वहां पर मैंने कुछ ऐसा काम करा दिया कि एक वॉल खड़ी करवा दी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो वाइट था। अब वो कैसे रिस्टोर होगी? वॉल टूट तो जाएगी, लेकिन पैसे कैसे मिलेंगे? वो तो मुझे कह देगा आपने वॉल ले जाओ वापस, आपने जो मटेरियल लगा ले जाओ वापस। तो क्या मटेरियल वापस होगा? जो सीमेंट, बदरपुर, रोड़ी, लेबर लग गई, वो कैसे वापस होगी? तो ही नहीं सकती। तब उस सिचुएशन में क्या होगा? कॉम्पनसेशन। समझ रहे हो बात को? कार और वो 2 लाख में तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने मुझे 2 लाख वापस कर देने, मैंने कार 2 लाख, आपने मुझे कार वापस कर देनी है, मैंने 2 लाख वापस कर देने, इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर था कुछ ऐसी जगह पर मैं करवा रहा हूं, तो वो कैसे रिवर्स बैक होगा? हो ही नहीं सकता। अभी पीछे एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स आते रहते हैं, उसमें कुछ कमाई कुछ नहीं हुई। किसी ने एक एरिया में सरकारी जमीन पर, होली पर आप सुनते होंगे कभी कभी कुछ बाजार होती है, लेकिन वो बाजार नहीं होती है, पीर बाबा बोलते हैं कुछ लोग। तो होली पर उनकी पूजा होती है। तो केस छोटा सा क्या आया कि भाई कभी सरकार ने वो पीर बाबा तोड़ दिए होंगे। अब उन्होंने क्या कहा कि दोबारा से बनाए थे।
अब दोबारा बनाने के लिए ठेकेदार को क्या कह दिया, ठेका दे दिया कि भाई तुमने वो पीर बाबा की मजार बनानी है, ऊपर शेड लगानी है, सब कुछ करना है। सुबह उन्होंने भाई साहब ने काम शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर साहब ने। एग्जाम्पल देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड, सरकारी जमीन है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्हें बनाई मजार, सीमेंट सुमेंट सब कर दिया, ऊपर शेड शूट भी डाल दी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। शाम को गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग आए, उन्होंने धाड़ धाड़ तोड़ दिया, सारा बराबर कर दिया। नुकसान किसका हुआ, ठेकेदार का। उसकी रिस्टोरेशन कैसे होगी बेचारे की, उसके सामान की रिस्टोरेशन तो नहीं हो सकती ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसमें भी लिख लो डॉट डॉट डालकर बाउंड टू रीस्टोर। अभी थोड़ा सा रह गया है ये, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।